नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे रीट एग्ज़ाम 2020 लेवल फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट, जिसमें सिलेबस में लिखा है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान और उनकी तुलना, साथ ही में इनकी गणितीय संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भारतीय मुद्रा। तो इस यूनिट को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसका पहला भाग जो है वो आज अपने करने जा रहे हैं संख्याएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं संख्याएं। तो संख्याएं जो होती है गणित में 3 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अभाज्य संख्या सभी संख्याएं शामिल है। अवास्तविक संख्या कौन सी होती है? जो वास्तविक न हो। इसको प्रदर्शित करने का तरीका है अंडर रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में आ जाए तो वो अवास्तविक संख्या कहलाती है। और सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होती है? जिसमें वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या दोनों का मिश्रण कहलाता है सम्मिश्र संख्याएं। तो अपने जो सिलेबस में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, और वो भी कौन सी? 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। चलिए अब अपने बात करते हैं कि गणित में अंक कितने होते हैं। तो गणित में अंक होते हैं दोस्तों 10 टोटल, 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक, ये टोटल 10 अंक होते हैं। इन्हीं से मिला के अलग अलग संख्याएं लिखी जाती है। और जो अपने संख्याएं लिखते हैं वो प्रणाली जो है वो प्रणाली कहलाती है दशमलव प्रणाली। जैसे संख्या लिखी है 273, तो 273 एक संख्या लिखी गई जो है वो एक दशमलव प्रणाली में लिखी गई है। और इसको बोलते हैं 3 अंकीय संख्या। कितने अंक है? 1, 2, 3, तो यहाँ बोलेंगे 3 अंकीय संख्या। अगर मैंने लिखा 5, 7, 6, 8, तो इसमें कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगी 4 अंकीय संख्या। कितनी संख्या? 4 अंकीय संख्या। चलिए अब अगर ये आ जाए कि 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक दे रखे हैं, तो अधिकतम बनाई जाने वाली संख्या कितनी बनेगी? चलिए इस पर बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, संख्या कोई अंक है जैसे 7, 3 और 2, ये लिखा है। इससे बनाई जाने वाली अधिकतम संख्याएं कितनी होगी? जैसे मान लो मैंने लिखा 700 कितना 32, या फिर लिखा 723, या फिर लिखा 772, या लिखा 73, या लिखा 273, या लिखा 237, तो 4 ये हो गई। ठीक है, अब अगर 3 से बनाएं तो 3, 7, 2, 3, 2, 7, तो इस तरह से टोटल कितनी होगी? 6 होगी। तो अगर इस तरह से 4 या 5 आ जाए तो जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे? तो इसको देखिएगा, जैसे मान लो 2 अंक है 7 और 2, इससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 संख्या बनेगी, या तो बनेगा 72 या बनेगा 27, यानी 2 है तो 2 बनेगी। अगर 3 है तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितनी बन रही है? 6। इसका सीधा शॉर्ट ट्रिक निकालने का तरीका है कि यहाँ अगर 2 संख्या है तो 2 गुणा 1, यानी पिछले घटते क्रम में इसको लिख दो, कितनी बन जाएगी? टोटल 2। अगर 3 अंक है 1, 2, 3, आपके पास कितने अंक है? 3 अंक है, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में लिख दो, 3, 2, 1, तो 3 × 2 × 1 कितना हो गया? टोटल 6। तो यहाँ कितनी मिल रही थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी संख्या मिलेगी? 6। अगर मान लो 4 अंक है, जैसे मान लो 1, 2, 3, 5, इस तरह से है, 4 अंक है, टोटल कितने अंक है? 4। इनसे बनाए जाने वाली अधिकतम संख्याएं कितनी होगी? तो यहाँ कितनी है? 4 है। तो अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 4 के बाद 3, 2, 1, इनका गुणा कर दो, 4 × 12, 12 × 2 24, तो टोटल इस अंकों से, इन अंकों से बनाई जाने वाली संख्याएं कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। तो अब बात करते हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या की। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं जो ऐसी संख्याएं जो प्रकृति में अपने यूज करते हैं। जैसे मान लो किसी संख्याओं को काउंटिंग करना है, या किसी पेड़ों को काउंटिंग करना है, किसी बच्चों को काउंटिंग करना है, या मान लो कोई बाइक है, कितनी बाइक खड़ी है, उनको काउंटिंग करना है। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो 1, 2, 3 और ये अनंत तक चलती रहती है। तो प्रकृति में जो भी संख्याएं मिलेगी वो सारी क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्याएं हो जाएगी, और वो स्टार्ट होती है 1 से। उसके बाद बात करें पूर्ण संख्या की, जो अपने सिलेबस में भी है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्याओं के परिवार में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसा जो समूह है यानी परिवार है जो, वो कहलाता है पूर्ण संख्याएं। अब अगर बात करें कि सबसे
हाँ, अब बात करें अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है दोस्तों, एक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा एक। इस तरह से प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में आपको पता चल गया होगा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है कि नहीं होती, या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है या नहीं। तो वीडियो के एंडिंग में इस से रिलेटेड अपने क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि दशमलव प्रणाली में अंकों को लिखना। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो साथ साथ में आप नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को रोककर आप नोट कर लीजिएगा। तो दशमलव प्रणाली में अंकों को लिखना यानी डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल सिस्टम, इसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं दशमलव प्रणाली को, ठीक है। तो इनमें अंकों को लिखना किस तरह से लिखेंगे, इसमें दो नाम आएंगे, एक तो आएगा जातीय मान का और एक अपने पढ़ेंगे स्थानीय मान का, स्थानीय मान। अब जातीय मान क्या होता है, जातीय मान अगर कोई संख्या दी गई है, अगर कोई संख्या दी गई है तो किसी भी अंक का जातीय मान अगर पूछे तो जातीय मान वो संख्या खुद होगी। तो क्या लिखेंगे, संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह स्वयं होगा, ठीक है। जैसे मान लो संख्या लिखी है 7568 यानी 7568, तो यहाँ अगर पूछे 7 का जातीय मान क्या होगा तो जातीय मान 7 ही होगा, 5 का जातीय मान क्या होगा तो 5 ही होगा, 6 का जातीय मान क्या होगा तो 6 ही होगा, और 8 का जातीय मान क्या होगा तो 8 ही होगा। चलिए अब बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान का मतलब है कि प्लेस वैल्यू, इसको इंग्लिश में लिखते हैं प्लेस वैल्यू और इसको लिखते हैं फेस वैल्यू। तो स्थानीय मान यानी किसी संख्या में कोई अंक कौन से स्थान पर है, ठीक है। संख्या में अंक का स्थान कहाँ पर है वो डिपेंड करेगा। तो जब भी गणित में संख्या की काउंटिंग या फिर संख्या को बोला जाता है तो यहाँ राइट साइड से, यानी ये राइट और ये लेफ्ट, राइट साइड से अपने काउंटिंग करते हैं। यहाँ से बोला जाता है, पहले नंबर को बोला जाता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो 7 का अगर स्थानीय मान पूछे, 7 का स्थानीय मान, तो 7 के आगे कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, तो ये हो गया स्थानीय मान 7000। अगर पूछे 5 का, ये हो गया 7 का, और 5 अंक का स्थानीय मान पूछे, 5 अंक का, तो 5 लिखो और इसके आगे कितने अंक है, 1 2, तो 2 जीरो लगा दो, कितने हो गए 500। अगर 6 का स्थानीय मान पूछे तो इकाई, दहाई, यानी एक अंक आगे और है 6 के, तो कितना हो गया 60। और 8 का स्थानीय मान पूछे तो 8 ही होगा, क्योंकि 8 के अंक आगे कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब ये 8 ही होगा। तो इकाई स्थान पर अगर कोई भी अंक है तो उसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने, अगर मान लो कोई संख्या में 0 उपस्थित है, कोई संख्या में 0 उपस्थित है तो उसका जातीय मान और स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ अपने नोट डाल लेंगे, ये अच्छी एक कॉन्सेप्ट है कि किसी संख्या में शून्य, यानी किसी संख्या में शून्य का जातीय व स्थानीय मान क्या होता है, शून्य ही होता है, यानी वही होता है। जैसे मान लो लिखा 7705, ये संख्या लिखी 7705, तो मैं लिखूं कि यहाँ पे शून्य का जातीय मान और स्थानीय मान क्या होगा, तो जातीय मान 0 होगा और स्थानीय मान भी 0 ही होगा, ठीक है। कैसे, अगर मान लो ये 0 का पूछा है तो इसके आगे कितने अंक है, 1 0 है, तो 0 0 लिखा है, इसका मतलब 0 ही हो गया। तो 0 कहीं भी उपस्थित है किसी संख्या में तो उसका स्थानीय मान और जातीय मान वही 0 ही होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं संख्या को लिखना, यानी संख्या को लिखना किस तरह से,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, अगर किसी संख्या को पढ़ना हो तो किस तरह से पढ़ेंगे, उसके लिए एक टेबल बनाएंगे और उससे आपको पता भी चल जाएगा कि एक्चुअल में संख्या को पढ़ा कैसे जाता है और किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो जो इकाई होता है, इकाई यानी इस तरह से चलेंगे, संख्या को पढ़ना इस तरह से पढ़ते हैं अपने पीछे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इकाई को 1 लिखेंगे और 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 0, ठीक है, 10 की पावर 0 या 10 की पावर 0 1 ही होता है, तो इसको बोलेंगे इकाई और इंग्लिश में लिखेंगे वंस, ठीक है, वंस। अब इसके बाद देखो 10 को लिखेंगे दहाई, दहाई, और उसके बाद ये हो गया सैकड़ा, सैकड़े का अंक कहाँ पर होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1000 की, तो इसको लिखेंगे हज़ार, हज़ार, ठीक है, वंस, टेंस, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1000। उसके बाद बात आती है 10,000 की, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10,000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अपने सिलेबस में 1 करोड़ तक है, तो अपने इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से डिस्कस करेंगे, संख्याओं को बनाना, ठीक है, हिंदी में लिखना और अंक के रूप में लिखना। तो देखिए 10,000 और ये लाख है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ये लाख हो गया। देखो यहाँ 1 0 है, 2 3 4 और ये 5, यानी लाख है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर यहाँ कितनी है, या ऐसे लिखेंगे 10 की पावर कितनी, 5। देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ कितनी है 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 4 और यहाँ कितनी है 10 की पावर 3, यहाँ कितनी है 10 की पावर 2 यानी 1 2 और यहाँ कितनी है 10 की पावर 1, ठीक है, ऐसे लगा के, और यहाँ कितनी 10 की पावर 0 यानी इकाई। चलिए लाख तक आ गए। अब है बात 10 लाख की, तो 10 लिखा और उसके आगे लाख यानी 5 0, तो टोटल कितनी होगी 6 0, 2 3 4 5 6, तो या फिर इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6, ठीक है। और करोड़ में कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7, एक संख्या और बढ़ जाएगी 0 की, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7, और यहाँ 10 करोड़ में हो जाएगा 10 की पावर 8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से संख्याओं को अपने ध्यान में रखेंगे और इंग्लिश में यहाँ वंस, टेंस, 100 और ये 1000, यहाँ 10,000 हो जाएगा, 10,000, यहाँ हो जाएगा लाख यानी लेख, और ये हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख, ये हो जाएगा करोड़ और ये हो जाएगा 10 करोड़, ठीक है मित्रों। तो इस तरह से संख्याओं को लिखा जाता है। चलिए अब अपने कुछ संख्याएं लिखते हैं जिसमें अपने देखेंगे कि 10,000, लाख और 1 करोड़ या फिर सैकड़ा किसी संख्या को किस तरह से लिखा जाता है। चलिए अब जैसे मैंने लिखा भी 1000, 1000 कितने 100 के बराबर है, 1000 कितने 100 के बराबर है, अभी बताए। तो ये एक क्वेश्चन हो गया कि 1000 कितने 100 के बराबर है। तो देखिएगा 1000, अब इसमें देखिए 100 तो देखो 100 में कितनी जीरो होते हैं 1 2, आगे कितना बचा ये 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 में कितने 100 होते हैं 10 होते हैं, कितने 100 होते हैं 10, ठीक है। तो इसी तरह से अपने कुछ यूनिट लिखेंगे, जैसे लिखा 100, 100, तो इसमें कितनी दहाइयाँ होती है 10 दहाई, दहाई यानी 10, तो 10 दहाई, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, तो 10 दहाई, 10 दहाइयाँ, इनको याद रखेंगे। उसके बाद है 1000, 1000 में कितने 100 होते हैं 10 और दहाइयाँ कितनी हो जाएगी 100 दहाइयाँ, दहाइयाँ 100 दहाइयाँ। और उसके बाद बात करें 1 लाख की, तो 1 लाख में अगर 1000 की बात करें भी कितने हज़ार होते हैं 1 लाख में, तो यहाँ देखिएगा 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, देखो 1 2 3 4 5। अब देखो हज़ार में कितने जीरो होते हैं 3, 1 2 3, ये तो निकाल दो, ये हो गया 1000 के शून्य। अब देखो 1 लाख में कितने हज़ार हो गए 1 2, यानी ये कितना है 100 बचा, तो इसका मतलब 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं 100 हज़ार होते हैं। और
अगर 100 की बात करें भी 1 लाख में कितने 100 होते हैं, तो वो हो जाएगा 1000 कैसे, ये देखो 100 में 2 शून्य होते हैं, 2 अलग निकाल लो, पीछे कितनी संख्या बच गई 1000, तो यहाँ लिखेंगे 1000 तो 1 लाख में 1000 होते हैं। और 1000 में कितने लाख होते हैं, 1 लाख, उनका उल्टा भी ध्यान रखना, 1000 में कितने लाख होते हैं, 1 लाख होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 1 करोड़ की। तो देखिएगा 1 करोड़ अगर मैं लिखूं लाख, भाई 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, तो 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। अब ये देखिएगा कैसे, यहाँ देखिएगा 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, 7, तो देखिएगा लिखिएगा 0 0 2 आ गए, 3 4 5 6 7। अब देखो लाख में कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, ये निकाल दो, ये आ गया अपने लाख वाला जो शून्य हैं उनके अंक, उनकी संख्या, और पीछे कितने बच गए 100, तो ये हो गया 100 लाख। तो 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 100 लाख। और अगर हज़ार की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 10,000 हज़ार, यानी कितने हज़ार होते हैं 1 करोड़ में, हज़ार कितने होते हैं, 10,000 होते हैं। कितने होते हैं, 10,000। तो इस तरह से इकाइयों को अपने बदल सकते हैं, लाख को हज़ार में या 100 में, और 1 करोड़ को लाख या हज़ार में, और 1000 को 100 या दहाइयों में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना, पूर्ण संख्याओं का प्रसारित रूप। चलिए पूर्ण संख्याओं का प्रसारित रूप में कोई अपने एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास संख्या है, जैसे मान लो 2 3 5 6 8 और यहाँ लिखा 7। अब इसका प्रसारित रूप लिखना है, प्रसारित रूप। तो सबसे पहले देखो 2 लिखा, 2 के आगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5। फिर प्लस, उसके बाद 3 लिखा, उसके आगे कितने अंक है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, एक्चुअल में ये संख्या जो है वो कितनी है, 2 लाख है या 2 करोड़ है, तो देखो कितने शून्य, 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब हुआ 2 करोड़ 35,687 ये संख्या है। तो इसका प्रसारित रूप सबसे पहले ये लिखा जाएगा कितना, 2 लाख, उसके बाद देखो 35,000, तो उसमें पहले आएगा 30,000, फिर कितना 5,000, तो 5 के आगे देखो कितने शून्य हैं, 1 2 3, यानी 3 अंक है, तो कितने हो जाएंगे 3, ये 0 हो जाएंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5000 होगा, प्लस 6 का स्थानीय मान क्या होगा 600, यानी 6 के कितने अंक आए, 2 अंक आगे, और प्लस 8 के कितने अंक आगे, 1 0 लग जाएगी, और फिर प्लस का कितना रह गया 7। तो ये गया इसका प्रसारित रूप। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 गुणा ये कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1 लाख प्लस 3 इंटू ये कितना है 10,000, ये देखो 10,000, 10,000 गुणा 3 30,000, प्लस 5 को किससे गुणा करूं, ये 5,000 है तो 5 गुणा 1,000, प्लस 6 गुणा 100 है, ये देखो 1 2 0 है, तो इसको 6 गुणा कितना लिखेंगे 100, 600 को 6 गुणा 100, और 80 को क्या लिखेंगे 8 गुणा 10, और प्लस 7 को क्या लिखेंगे 7 गुणा 1। तो ये देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और 1 लाख। इसका मतलब 2,30,000 और ये 5,000 मिलके कितने हो गए 35,000, और 600 कितना, ये कितना हो जाएगा 87, और ये 7 लास्ट में, तो कितना हो जाएगा 87। तो ये किसी संख्या का क्या होता है, प्रसारित रूप लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो चलिए करते हैं आगे नेक्स्ट और क्वेश्चन। चलो देखिएगा, ये क्वेश्चन है कि 73,75,307 को अंकों में लिखिए। ये कहाँ है, ये शब्दों में लिखा गया है। किस में लिखा गया, ये शब्दों में लिखा गया। इसको किस में बदलना है, अंकों में। तो अंकों में बदलने के लिए सबसे पहले देखिए 73 लाख, लाख वर्ड आ रहा है, 1000 100, ये देखिए लाख है, तो ये देखो 1 2 3 4 5, 1 लाख हो गया, और उसके आगे देखो 73, तो किससे गुणा करेंगे 73 से, तो 73 लाख ये हो गया। अब देखिए प्लस 75,000, 75 लिखा, और 1000 का मतलब ये हुआ 1 2 3, यानी 1000 से गुणा कर दिया, 75 को किससे गुणा कर दिया 1000 से, फिर प्लस 300, 300 को कैसे लिखेंगे 3 गुणा 100, ठीक है, प्लस आगे कितना लिखेंगे 7। अब ये इसका प्रसारित रूप हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, देखो इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते थे
कि 73,75,307 ये हो जाएगा, 73,75,307 ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको बनाया कैसे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा डिटेल से कि प्रसारित रूप से कैसे लिखेंगे इसको। तो अब देखिएगा 73 और कितने जीरो लगाने हैं, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। और देखिए 75,000 को कैसे लिखेंगे, 75,000 को ऐसे लिखेंगे, ये 75,000 हो गया, फिर 300 लिखेंगे, ये 300 हो गया, और फिर कितना लिखेंगे, 7। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 0 3 5 7 3 7। तो ये बना 73,75,307। ठीक है, तो इस तरह से दी गई संख्या शब्दों में है तो उसको अंकों में इस तरह से लिखा जा सकता है। अब अगर बात करें अल्प विराम की, इसकी अल्प विराम की, कोई संख्या लिखी है तो उसमें अल्प विराम यानी कोमा कहाँ लगेंगे, भारतीय पद्धति के अनुसार। किसके अनुसार, भारतीय पद्धति के अनुसार। भारतीय पद्धति, भारतीय पद्धति में अब जैसे मान लो ये संख्या है 73,75,307, इसमें कोमा कहाँ कहाँ लगेगा, तो यहाँ पीछे से स्टार्ट करेंगे यानी राइट साइड से और लेफ्ट की तरफ चलेंगे, इस तरह से चलेंगे। तो पीछे 3 अंकों छोड़ के एक कोमा लगेगा, 1 2 3, 3 अंक पूरे हो गए तो यहाँ कोमा लग गया। उसके बाद हर 2 अंक के बाद कोमा लगेगा, 2 अंक ये हो गए 5 और 7, फिर कोमा लग गया, फिर ये 2 अंक आगे कोमा लगेगा, मतलब आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो ये बोला जाएगा कितना, 73,75,307। जैसे मान लो ये लिखा गया है कि 1 5 2 7 3 0 5 और 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, मान लो ये संख्या है। अब ये कितनी है, तो यहाँ से देखिएगा कोमा कहाँ लगेगा, तो 1 2 3 अंक पूरे हो गए, कोमा लग गया, 1 2 फिर कोमा लग गया, 1 2 फिर कोमा लग गया। तो इसका मतलब ये कितना है, देखिएगा 1 के आगे कितने अंक है, 7 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़, उसके बाद 52,73,052। तो इस संख्या को इस तरह से पढ़ा जाता है। और अल्प विराम का प्रयोग जो है राइट से लेफ्ट की ओर किया जाता है, यानी दाएं से बाएं की ओर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती व परवर्ती या उत्तरवर्ती क्या होता है। तो कोई भी पूर्ण संख्या दी गई है तो उसका पूर्ववर्ती निकालना है। पूर्ववर्ती, तो दी गई संख्या में क्या कर देना है, 1 माइनस कर देना है, तो आंसर मिल जाएगा किसी संख्या का पूर्ववर्ती। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, जैसे मान लो 72 लिखा हुआ है और 72 का पूर्ववर्ती निकालना है, पूर्ववर्ती, तो उसमें से 1 घटा दो तो आपके पास आंसर मिल जाएगा कितना, 71। ठीक है, अब अगर बात करें परवर्ती की, तो परवर्ती क्या होता है, अगर कोई संख्या दी गई है तो उसमें 1 जोड़ दें तो जो संख्या मिलेगी वो कहलाएगी पूर्ण संख्या की परवर्ती। जैसे मान लो मेरे पास है 100 लिखा है और इसका परवर्ती निकालना है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी उत्तरवर्ती निकालना है तो 1 जोड़ देंगे, संख्या कितनी मिलेगी, 101। तो ये हो जाएगा इसका परवर्ती। तो इस तरह से पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती व परवर्ती निकाला जाता है। चलिए, अगर जातीय मान और स्थानीय मान पर आधारित इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, अब अपने क्वेश्चन करते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 2 क्वेश्चन करेंगे, एक सत्य और असत्य, जिसमें 13 क्वेश्चन हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिएगा कि 45,678 में 6 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर कितना है। तो 6 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 6, और इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 के आगे कितने अंक है, 1 2, तो कितना हो जाएगा 600, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 600 क्या इसका स्थानीय मान और जातीय मान है 6। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 600 में से 6 घटा दो, कितने रह जाएंगे, 594। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 594। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सत्य और असत्य आपको बताना होगा। तो चलिए देखिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने बनते हैं कि 4 ऑप्शन दे दे और उसमें से एक पूछ ले सत्य कौन सा है या पूछ ले असत्य कौन सा है।
तो आप इन क्वेश्चनों को करके देखिएगा और आप चेक कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है क्या? नहीं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? एक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? एक है। तो पहला क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरा बी ऑप्शन, बी पार्ट जो है वो 400 जो है वो संख्या 399 का पूर्ववर्ती, यानी 400 399 का पूर्ववर्ती है क्या? नहीं। 399 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो पूर्ववर्ती के लिए एक माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा? 398 मिलेगा, नहीं कि 400। तो ये हो जाएगा असत्य। चलते हैं सी पर। सी कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सही बात है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? शून्य होती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए बात करते हैं डी की। 600 संख्या 599 का परवर्ती, यानी बाद में आने वाली संख्या है क्या? 599 का परवर्ती के लिए आप क्या करेंगे? एक ऐड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 600। तो इसका परवर्ती कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन पार्ट ई, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती है क्या? बिल्कुल सही बात, सत्य है ये। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4। तो इसको आप अच्छी तरह समझना कि ये पूर्ण संख्या, देखो पूर्ण संख्या में इस 0 के बाद वाला पार्ट क्या है? प्राकृत संख्या है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती है। तो इसलिए ई कथन जो है वो ई क्वेश्चन जो है वो सत्य हो जाएगा। उसके बाद बात करें एफ की। एफ कह रहे हैं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। सभी पूर्ण संख्याएं लिख लो कौन सी होती है? 1 2 3 और 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए सारी लिख लेंगे। तो अब मेरे को ये बताइएगा कि 1 2 3 तो प्राकृत संख्याएं होती है, क्या 0 प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसमें जी। दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? दो अंकों की संख्या कोई सी भी ले लो, जैसे 10 लिया, 11 लिया, 12 लिया, 99 लिया, इसका पूर्ववर्ती निकालो, सब में से एक एक घटा दो। तो यहाँ 98 ये दो अंकों की संख्या है, यहाँ 11 ये दो अंकों की संख्या है, यहाँ 10 ये दो अंकों की संख्या है, यहाँ एक घटाएं कितना रह जाएगा? 9। यानी ये क्या है? एक अंक की संख्या आ गई। तो ये बता रहे कि यहाँ पर ये कथन असत्य है। ठीक है, चलिए अब करते हैं एच पार्ट इसका। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? नहीं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? शून्य होती है। इसलिए एच जो है इसका वो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट आई की। आई क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये कथन सत्य है। अब ये कैसे है? प्राकृत संख्या 1 लिखी, इसका पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 घटाएंगे तो क्या मिला? 0। 0 वापिस क्या? 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है। और ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 में से 1 घटाएं तो वापिस प्राकृत संख्या मिलनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये कथन सत्य हो जाएगा। जो ये कह रहा है वो सही है, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये कथन सत्य है। जे देखिएगा, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये कथन क्या है? ये कथन भी असत्य है। असत्य, पहला सत्य था, ये असत्य है। पूर्ण संख्या लिखो, पूर्ण संख्या 1 का, एक संख्या लिखी पूर्ण संख्या, उसमें से 1 घटाओ, क्या मिला? 0। ये कहता है नहीं होती, तो 0 मिल रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहा? 0 हो रहा है, एक पूर्ण संख्या मिल रही है ना वापिस। ये कह रहा है कि नहीं होता, क्यों नहीं होता? होता है, 0 है ये कहना पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं है, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि इसका 0 वापस मिल रहा है, वो एक पूर्ण संख्या है। चलिए अब बात करते हैं के की बात करें तो ये लिखा है पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। नहीं, असत्य है। 11 और 12 के बीच में 13 नहीं आता। एल पार्ट क्या कह रहा है? एल पार्ट कह रहा है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। सही है, ये कथन सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0, उसमें से 1 कम करोगे तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। -1 पूर्ण संख्या नहीं होती, ये क्या होती है? ऋणात्मक संख्या होती है, पूर्णांक होता है। तो पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये जो कह रहा है कथन, वो क्या है? कथन सत्य है बिल्कुल। उसके बाद है एम। 2 अंकों की
संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। नहीं, ये गलत है। परवर्ती का मतलब है बाद वाली संख्या। 2 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99। उसमें एक ऐड करके देखो परवर्ती कितना मिलेगा? 3 अंकों की संख्या मिलेगी। तो ये कह रहा है कि 2 अंकों की सदैव मिलती है, नहीं मिलती, इसमें 3 अंक मिल जाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? कथन असत्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये था यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। और आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।